डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट्स एक्चुअल में हम लोग क्लास 11th क्लास में 9th क्लास में या 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था। 9th 10th में है ना, आजकल 9th में आ गया, पहले 10th में था, तुम लोग 10th में पढ़े हो गए। क्या पढ़ा था कि a1x b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, लेकिन एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसमें तुम लोग का कैंची चल गया। जो चीज मैं जानकारी देना चाहता हूं उसका कैंची चला हुआ रहता है ना, वो कैंची चल गया। तो उसकी जानकारी थोड़ा सा मैं देता हूं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, एक्स लिया, फिर y और कांस्टेंट 1। इसमें क्या था कि प्लस माइनस प्लस चलेगा, प्लस माइनस प्लस, यही रूल होगा। क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं बताता हूं कि ये डिटर्मिनेंट्स हम आया कहां से, या सिंप्लीफाई पहले भी किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्लास 10th में। सॉल्व किया कि नहीं किया, कुछ बच्चे किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, जब x लेंगे तो x को नहीं लेना है, छोड़ दो। किसको लेना है, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का। b1 c1 b2 c2, यहां लिखो इस तरह से b1 c1 b2 c2। फिर यहां पर y लेंगे तो y को नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, a1 c1 a2 c2, a1 c1 a2 c2, a1 c1 a2 c2 ऐसे लिखना है। फिर जब मैं कांस्टेंट लूंगा तो इसको नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, a1 b1 a2 b2। अरे a1 b1 a2 b2 दिखाई दे रहा है तुम लोगों, a1 b1 a2 b2 है ना, ये लेना है। इसको लेने के बाद क्या करते थे, यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और दोनों का डिफरेंस लेना है। जैसे हम इसको अलग से लिख रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी लिखा बने, ए बी सी डी। तो पहला और लास्ट को मल्टीप्लाइड करना है, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाइड करना है, ए को डी के साथ, माइनस फिर सी को बी के साथ, यानी बी को सी के साथ। जो पहला लास्ट होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, नहीं चल रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम माइनस प्रोडक्ट ऑफ मीन। तुमको मल्टीप्लाइड इसी तरह करना है। यहां क्या करेंगे, b1 c2 b2 c1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां क्या होगा, a1 c2 a2 c1, माइनस होगा बीच में a1 b2 a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल था। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर x बाई, लिखो फिर से b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस y, क्या होगा, a1 c2 माइनस a2 c1, और ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और लास्ट को इक्वेट करके निकाल लेते हैं। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यही डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मेथड में इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। बाद में क्रेमर्स रूल के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे।
इसको कहेंगे क्रेमर्स रूल, है ना, क्रेमर्स रूल। तो B1 C2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसी तरह से, हमेशा फर्स्ट को लास्ट के साथ फिर माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। तो हम सीधा आते हैं डिटर्मिनेंट्स में। ये मैंने एक प्रोसेस बताया था डिटर्मिनेंट्स में कि इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या है पहले ये देख लो। सबसे पहले लिखने का तरीका, हमको डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताते हैं। डिटर्मिनेंट्स हमारा सिलेबस में बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पहले बहुत था, अभी भी आर डी शर्मा में बहुत ज्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 12th में बहुत डिक्रीज हो गया है। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है उस टाइप का नहीं बनाएंगे लेंदी, जो कि आजकल नहीं आता है। जो आता है टू द पॉइंट हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, मुख्य रूप से आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आता है, जेई में भी बहुत क्वेश्चन आता है और एनडीए में भी आता है। डिटर्मिनेंट्स एनडीए में आता है, जेई में थोड़ा कम आता है। ठीक है, लेकिन बहुत उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है जो कि तुम लोग को बुक्स में दिया हुआ होगा। इसलिए जो क्वेश्चन देंगे पैटर्न थोड़ा थोड़ा बनाना है, सीखना जरूरी है कैसे सॉल्व होता है, इसलिए तुम उस बुक्स को फॉलो करना। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो थोड़ा उससे काम चलेगा भी नहीं। चलो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है पहले ये दिखाते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, या मैं इसको जैसे पहले लिखा था A1 A2 B1 B2, ये 2/2 है। 2/2 का मतलब हुआ कि इधर से चलता है रो, इसको कहते हैं R1, ये इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3। R1 रो, R1 में कौन कौन है, A1 A2 A3। R2 रो, सेकेंड रो में कौन कौन है, B1 B2 B3। थर्ड रो में C1 C2 C3। इसी तरह से R1 में A1 A2, R2 में B1 B2, है ना। और ऊपर से आता है कॉलम, ये जो लिखते हैं हम इसमें कहते हैं कॉलम C1। कॉलम 1 में है A1 B1 C1, कॉलम 2 में है A2 B2 C2, कॉलम 3 में है, कॉलम वर्टिकल होता है कॉलम, और हॉरिजॉन्टल जो होता है रो होता है। कॉलम 3 में है A3 B3 C3। क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम, इधर से थर्ड रो ये थर्ड कॉलम, कॉलम ऊपर से रो नीचे से, ठीक है ना। इसको आई जे के फॉर्म में या एम एन के फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे आई जे, चलो ए छोटा लिख जाता है ए आई जे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट रो। इसी को लिख सकते थे इस तरह से A11 A12 A13, बी ए में ही लिख रहे हैं ना, A21 22 23 31 32 33, मतलब A1 का मतलब पहला रो, A2 मतलब दूसरा रो थर्ड रो, 1 मतलब ऊपर से 1 लास्ट में 1 1 फर्स्ट कॉलम, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। समझ में आया? रो आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है ना। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का ही पार्ट है ये, तो हमेशा स्क्वायर में होगा। यानी कि जैसे ये 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, लेकिन हमारा सिलेबस है 3 रो 3 कॉलम। अगर 4 में है उसको 3 में कन्वर्जन कर लेंगे, दिखाएंगे एक आध क्वेश्चन यहाँ पर। 4 में भी रहेगा तो हम 3 में कैसे कन्वर्जन करते हैं। दिस इज रो। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें
माइनर्स के बारे में बताते हैं। माइनर्स क्या होता है? कॉलम क्या है, समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल जो रहेगा उसको क्या बोलोगे? रो। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलोगे? ठीक है, सही बोली, बाकी सब कॉलम कॉलम बोल रहा था। और वर्टिकल को क्या बोलोगे? कॉलम, उसको बोलोगे कॉलम। क्लियर है? चलो अब लिखो, लिखते चलो माइनर्स, लिखते चलो माइनर्स। माइनर्स क्या होता है? जैसे मैं पहले लिख देता हूं यहां पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। माइनर्स क्या होता है? माइनर्स या 11 12 13 21 22 23 31 32 वो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन चलो किसी में भी फॉर्म में बना सकते हो। माइनर्स क्या होता है? MIJ। MIJ का मतलब हुआ, जैसे मान लिया मैंने लिखा 1 1, MIJ जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहला रो पहला कॉलम को नहीं लेना है। A11 का M11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना है। जैसे 1 1 है तो इसको और इसको हटा दिया, इसको और इसको हटा दिया, मैं इसको नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा, कलर चेंज हो जाता है अपने आप। मैं कुछ लेता हूँ आ जाता है, एक ही कलर में आना चाहिए था। चलो ये नहीं लिखेंगे तो लिखाएगा क्या? लिखाएगा क्या? B2 B3 C2 C3। इससे पहले भी हमने दिखलाया था अभी ऊपर में 10th में जो बताया कि ऐसे पढ़े थे, उसमें भी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिया गया था एक तरह से। तो B2 B3 C2 C3 के फॉर्म में आया। अगर लिखा हुआ है 1 2 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम नहीं लेना है, तो क्या लिखेंगे बताना जरा? A1 नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, फर्स्ट रो नहीं लेना है, सेकंड भी नहीं लेना है, B1 B3 B1 B3 C1 C3, और इसको मल्टीप्लाइड भी करते चलते हैं, B1 C3 माइनस B3 C1, इसको मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं, B2 C3 माइनस B3 C2। माइनर्स निकालना है तो अगर मैं माइनर्स निकालना है, चलो मैं पहले माइनस निकालता हूं। 3 1 3 मतलब 3 रो, थर्ड रो नहीं लेना है, फर्स्ट कॉलम भी नहीं लेना है, फर्स्ट थर्ड रो मतलब ये वाला नहीं लेना है, C1 को नहीं लेना है, C रेशियो नहीं लेना है, और कौन नहीं लेंगे? फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना है। तो बच कौन गया? A2 A3 ना, A2 A3 B2 B3, और इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे। अगर लिखा हुआ है 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं लेना है, नहीं लेना है, समझ में आया? क्या आएगा? इसको बोले दो जरा, बोलो। आज टीका नहीं लगाया? अच्छा पहली बार देख रहा हूं बिना टीका का। हाँ बोलो, इसको बोले तो। अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 2। हाँ बोलो ना, क्या लिखे यहाँ? हम बोले 2 नहीं लेना है, 2 रो नहीं लेना है, ये 2 रो का ही B1 का बात बोले। अरे B1 होगा ही नहीं, ये वाला पार्ट ही नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। A1 A3 B C1 C3, A1 A3 C1 C3, इस तरह से माइनस निकालना है। तो माइनस कौन को निकलेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये माइनस है।
अरे यहाँ थ्री, हाँ थ्री थ्री लिखा हुआ है, लग रहा है टू लिखा हुआ है, थ्री थ्री। माइनस निकलेंगे इतने, वन 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 टू वन थ्री, टू वन टू 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 थ्री, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, ये माइनस निकालना है। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर माइनस निकालना है तो निकाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं, लिख लेना, लिखो कोफैक्टर। क्या लिखोगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर लिखो। कोफैक्टर लिखा। कोफैक्टर को आई जे या सी आई जे, जनरली ए आई जे से मिलेगा, बुक्स वगैरह में देखना है ए आई जे कोफैक्टर लिखा रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है -1 पे पावर आई प्लस जे। ये आई क्या है? नंबर ऑफ रो, आई फॉर नंबर ऑफ रो। आई क्या है? रो। जे क्या है? सॉरी, कॉलम। ये क्या है? कॉलम। कॉलम। जे क्या है? कॉलम। तो -1 पे पावर आई प्लस जे, एम आई जे, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ए आई जे का फॉर्मूला हो गया -1 पे पावर आई प्लस जे, एम आई जे, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। यानी कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं निकालना है 1 का कोफैक्टर, सी आई जे भी लिखते हैं हम, दोनों लिख दिया, लेकिन जनरली आई जे मिलेगा, लेकिन दोनों लिख सकते हैं। डिनोट किसे कोफैक्टर है, सी से भी डिनोट किया जाता है। ए आई जे, A11 लिखना है। क्या लिखना है? A11। तो क्या लिखोगे? -1 पे पावर 1 प्लस 1, M11। M11 का बता दिया वैल्यू कितना है, कहां निकाले? M11 नहीं निकाले थे, M11 नहीं लिखे थे तो लिख देता हूं 11 मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा? B2 B3 C2 C3, और आएगा क्या? B2 C3 माइनस B3 C2, यही आएगा ना। तो ये जो कोफैक्टर है 1 कितना आएगा? -1 पे पावर 1 प्लस 1 2, तो -1 पे पावर 2 कितना होता है? 1। यानी कि इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गया केवल 1 यानी कि M11 ही हो गया। और M11 की वैल्यू मैंने निकाल दिया, B2 C3 B3 C2। अगर मैं पूछूंगा, बार बार क्या लिख देता हूं मैं पूछूंगा A12 यानी -1 पे पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड, M12। इस बार -1 पे पावर क्या आया? तो क्या हो जाएगा? -1, तो -M12। यानी कि जो रो निकालेंगे 1 2 निकाला है क्या, या निकला हुआ है? जो वैल्यू निकला हुआ उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। B1 C3 माइनस B3 C1, इस तरह से निकालना है। अगर निकालना है A13, हमको तो निकालना सारा है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालना है। क्लियर? इसका बोलो क्या आएगा, प्लस या माइनस? ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। केवल 13 निकाले हैं क्या? नहीं। A13 क्या हो जाएगा, अलग से पहले निकाल देता हूं। 13 क्या हो जाएगा, बोलना? 1 रो
थर्ड कॉलम नहीं लिखना है, वन रो, पहला रो और थर्ड कॉलम नहीं निकला है, यानी कि ये लिखना है। लिखे तो थे कहीं पर, नहीं लिखे। B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2, तो B1 C2 माइनस B2 C1, बस यहां लिखना है प्लस में B1 C2 माइनस B2 C1, ऐसे ऐसे सबका लिखना है, सबका लिखना है। मतलब A11 निकालना है, A12 भी निकालना है, A13 निकालना है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमने कोफैक्टर निकाला। क्या निकाला? कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलता है समझ में आया? ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलता है क्लियर हो गया? कोफैक्टर निकालेंगे काम देगा। अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्या है। अब हम डिटर्मिनेंट्स पहले हम क्या करते हैं, इवेलुएट करना सिखा देते हैं और उसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी इसमें मैंने सारे प्रॉपर्टी बता देंगे, प्रॉपर्टी क्यों यूज करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम एक डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करते हैं। पहले इसको बताया हमने, वो सिस्टम याद रखना। कोफैक्टर क्या है, माइनर्स क्या है, ये सब ध्यान रखना। माइनर्स केवल m में लिखा जाएगा, लेकिन कोफैक्टर, अब कोफैक्टर जो आएगा वैल्यू m तो आएगा ही, एक बात ध्यान रखना, जो कोफैक्टर आएगा, जैसे यहां पर जो आएगा पहला 1 1, क्या आएगा 1 1, पहला क्या होगा 1 1, तो 1 1 को जो माइनस आएगा वो पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, देखना जरा। पॉजिटिव हुआ ना, ये पॉजिटिव हुआ। दूसरा क्या हुआ 1 2 निगेटिव, 1 3 4 यानी पॉजिटिव, 2 1 ऑड निगेटिव, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही आता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रूल चलता है, ये है ना, यही रूल चलेगा। प्लस माइनस आएगा। ये माइनस का साइन है, माइनस में प्लस होगा फिर माइनस होगा, माइनस ही निकालना है और उसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में पुट कर देंगे, हो गया कोफैक्टर, हो गया कोफैक्टर, है ना। इसको ध्यान रखना है। अब देखो, और ऊपर जाओ, चलो थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं जाओ, ऊपर रहो, ठीक है। देखो अभी हम एक वैल्यू है कोई भी लेते हैं, जैसे 1 4 3 2 5 7 3 2 9, ऐसा कुछ वैल्यू ले लिया। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। एक्चुअल में ए को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, इसी फॉर्म को, और डिटर्मिनेंट जब लिखते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट्स को, है ना। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या करते हैं सुनो, केवल एक ही पार्ट को, कोई भी एक रो को, कोई भी एक रो को, ये क्या है, ये माइनस वाला है ना, इसमें प्लस क्या है, ये M11 है, मल्टीपल होगा कोई भी कोफिशिएंट से। तुम करना क्या है, सीधा एक ही सिंपल मेथड बनाओ फिलहाल, जो ऊपर वाला है, जैसे मैं एक ABCD में दिखा देता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 लिया। इसको मैं सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं, कैसे सिंप्लीफाई करोगे। A1 लिखना है और इसके माइनस लिखना है, क्या लिखना है, M11 लिखा जाएगा।
M11 लिखा जाएगा, M11। फिर कोफैक्टर में क्या होता है, माइनस आता है ना, पहला प्लस फिर माइनस आता है, माइनस लिखना है, प्लस माइनस प्लस आएगा, फिर A2 लिखेंगे, A1 लिखा, उसको माइनस से मल्टीप्लाइड किया, कोफैक्टर का साइन देंगे, A2 लिखा, फिर इसका कोफैक्टर क्या होगा, बोलो, 1 2 लिखेंगे, और A3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, A3 में पॉजिटिव साइन है, M13 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गया। मतलब क्या लिखा हमने, अब इतना 11 12 नहीं, अब डायरेक्ट बताता हूं कैसे लिखा मैंने, यहीं पर देखो, डायरेक्ट देखो, अब जो मैंने लिखा है उसी पर देखो, इसी के नीचे अब कैलकुलेशन कर रहा हूं। A1 लिखा गया तो ध्यान रखना, अगर A1 लिया है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना है, क्योंकि हम A1 A2 A3 लिखेंगे तो फर्स्ट नहीं लेंगे, फर्स्ट कभी नहीं लेंगे, तो इसको लेना है। ये 4 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, B2 C3 C2 B3। अगर A1 लिया B2 C3 C2 B3 लिखो ब्रैकेट में, M2 यही ना हो गया, B2 C3 C2 B3, फिर माइनस होता है A2, लिखो माइनस A2, पहले देख लो बाद में कॉपी करना, माइनस A2। अब A2 लिए तो ये वाला नहीं लिखना है, अब कौन लिखेंगे, ये और ये, B1 B3 C1 C3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या क्या कर रहे हो, इधर देखो, इसको नहीं लेना है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, B1 C3 C1 B3, लिखो B1 C3 माइनस C1 B3 C1 B3, फिर लेंगे A3 तो A3 लिया तो क्या लिखेंगे, अब B1 B2 C1 C2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, B1 C2 C1 B2 B1 C2 B2 C1 लिख दिया हमने। बस इसकी वैल्यू जो भी आएगा वही इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गया, वही। तो हम तो पूरा निकाले थे 9, 9 नहीं निकालना है, फर्स्ट रो का 3 ले लो, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, या फर्स्ट कॉलम का 3 ले लो, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो, या सेकेंड रो का ले लो, सेकेंड रो का ले लो, माइनस प्लस माइनस वाला, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगा, सेकेंड कॉलम के भी लेगो तो वही वैल्यू आएगा, इसी तरह थर्ड को ले लो, थर्ड रो को या थर्ड कॉलम को, आंसर वही आएगा, डिफरेंस नहीं होगा। तो तुम क्या करना, बस एक ही सिस्टम, फर्स्ट को लेना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, हमेशा फर्स्ट ही लिखेंगे। अब चलो बोलो, 1 लेंगे, देखो कैलकुलेशन देखो, 1 लेंगे तो क्या होगा, 9 5 जा 7 2 जा, फिर माइनस लेंगे, माइनस क्या लेंगे 4, फिर करेंगे 2 9 जा 18, और 3 7 जा 21 प्लस 3, फिर बोलो ये नहीं लेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 5 जा 15, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया वो आंसर है, 10 आया, 10 आ गया। चलो इसने बताया 10 आ गया, अब 10 देख लेना आया कि नहीं आया मालूम नहीं, लेकिन 10 आ गया, आंसर हो गया, जो रिजल्ट आया दिस इज आंसर, यही इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है। क्लियर हुआ? तो पहले तो सिंप्लीफाई करना सीखना है। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं, तुम लोग फाइंड करके बताओगे, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है। एक डिटरमिनेंट है b,
अभी मैट्रिक्स हम कुछ नहीं बता रहे, मैट्रिक्स बताएंगे तो हम और बता देंगे क्या होगा। ऐसे तो मैट्रिक्स का पार्ट है, लेकिन अभी डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना सीखो पहले। लिखते हैं 13, 2, 5, 4, 1, 6, 3, 2, 2 दोनों में 2 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करो तो जरा है, बस फर्स्ट रो को ले लो, बाकी तुम लोग और दिमाग नहीं लगाना, दिक्कत नहीं होगा। ये 10 आया था पहले वाला, नहीं किया था। हाँ ठीक है, तो उसको निकालो कोना में जो लिखा हुआ है। हो गया -125 जो आया बोल दो, माइनस में आया लिख दो, -125 आंसर है। बाकी देखो सिंप्लीफाई करो, क्या -125 है? अगर दूसरा है तो बताओ, फिर हम चेक करेंगे। पहले तो सिंप्लीफाई करना है। 13, 2, 1 इंटू 2, 2 माइनस 2, 2 6 12, 2 माइनस 12। इसी तरह से -2 लेंगे तो 4 2 जा 8, 3 6 जा 18 डिफरेंस। फिर उसी प्रकार से लास्ट वाला लेंगे 5, 4 2 जा 8, 3 माइनस, क्योंकि 3 1 जा 3। हमारा कितना आया? 1, ठीक है, -125। ओके, -125 क्या हुआ? नहीं निकला अभी, पहला निकाल रहे हो? अभी पहला में क्या आया? निकालो, पहला में क्या रिजल्ट आया था? 10 आया था जी, 10। तुम्हारा 10 से ज्यादा आ रहा है, क्या गड़बड़ किया? दो कॉपी दो, 9 5 जा 45, 14, 18, 21 है ये। 3, ये क्या लिख रहा है बीच में? A3 नहीं लिखना है, 3 लिखो ना जी। 3, 4 माइनस 15, 4 माइनस 2 टू 4 माइनस 15। A1 A2 का लिख रहा है तुम। 1 से मल्टीप्लाइड करो कितना होगा? 14 में से 13 गया कितना होता है? 31। ये A2 का लिख रहा है, A2 क्या है? 4 ना है, 4 से ना मल्टीपल करोगे, डिफरेंस कितना आया? -3। तो -3 और 4 इंटू कितना होता है? -12 हो जाएगा ना। तुम तो यहाँ पर ये गायबे कर दिया, ये लिखा ही नहीं। 1 इंटू इतना, 4 इंटू इतना, 3 इंटू इतना, लिखा ही नहीं। हाँ बोलो। -85। तो तुम क्या चला बल्कि वो 125, तुम भी 125 बताइए। अच्छा ये गड़बड़ है, मैं निकाल के दिखाऊं? -85 आया है, तो आया तो ठीक है। -85 दिखाना क्या है फिर? -85 आया, नहीं आया? तुम्हारा कुछ भी नहीं आया, तुम्हारा क्या आया?
जो भी आ जाए प्रैक्टिस करो, जो भी आ जाए। जैसे 125 लिखा, मैंने लिख दिया, तो अब -85 बोला, -85 लिख दिया। अगर डिफरेंट है, सबका एक से ज्यादा बोल रहा है, तो हम उसको लिखेंगे, अब कहोगे तो सिंप्लीफाई भी कर देंगे। चलो आगे चलो, चलो नेक्स्ट लेते हैं पेज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स, इसको इवेल्युएट करो। लिखा हुआ है साइन, यहां लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री, कहां चला गया, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करो, निकालो। अब 2 है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, है ना, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, तो मल्टीप्लाइड करोगे, पहले से ये माइनस है, ध्यान रखना। अब फार्मूला में माइनस आ रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस में, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री, यही ना आ गया। तो देखो, अब यहां पर तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या वो फॉर्मूला है, एक जगह 10 डिग्री है, साइन 10 कॉस 80 प्लस कॉस 10 साइन 80, ये फॉर्मूला नहीं हो गया। तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री है। साइन 90 कितना होता है 0। तो तुम 0 कैसे बोली, साइन 90 पूछ रहा हूं, तो साइन 90 कॉस 90 थोड़े पूछ रहा हूं। साइन 90 1, इसकी वैल्यू 1 हो गया, डिटरमिनेंट इवैल्यूएट हो गया, है ना। ऐसा ऐसा को पहले करो, मैं दे रहा हूं डिटरमिनेंट्स b इज इक्वल टू, लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा लिखा। जरा सिंप्लीफाई करके बताना तो, क्या हुआ, आज वो सो रहा है घर पर ना, ठीक है घर पर सो जाओ, यहाँ के नहीं सोना चाहिए। अच्छा क्या होता है कि अब बगल लगल सबको सुस्ती हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब है क्लास में सोने के लिए आना है, आता है। हाँ, कितना आया रिजल्ट है, क्या बोला, अरे साइन को क्यों लिखे, ये हमसे काहे पूछ रहा है तुम, 11th में काहे नहीं पूछा था कि ये काहे लिखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी को साइन ए प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, इसका भी प्रूफिंग है, ये फॉर्मूला आंख मूंद के नहीं आ गया है। साइन ए कॉस बी, कॉस कहाँ है, कॉस कहाँ लिखा, कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है कहीं, कॉस का भी फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब कहोगे यहां साइन कहां गया, यूज करो फॉर्मूला, नहीं याद है तो छोड़ दो। 11th में फॉर्मूला ही हुआ, फॉर्मूला शुरुआती दौर में खूब फॉर्मूला पहले डिफाइन किए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, इसी कारण से
रिवीजन कराएं, पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखो। तो उस समय घर पर सो रहा था, जीरो आया। वेरी गुड आंसर, जीरो ही आएगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ही आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, पहले डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट हुआ पहले ये ध्यान रखना है। समझ में आया? चलो अब थोड़ा हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पहले। देखो, डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने का तरीका हम प्रॉपर्टी बताएंगे, लेकिन आज के दौर में प्रॉपर्टी का यूज है लेकिन बहुत कम है। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसमें डिटर्मिनेंट्स बहुत ना के बराबर है, नहीं पढ़ना है, एक तरह से बहुत कम पढ़ना है, थोड़ा बहुत इतना। जरूरत क्या है, लीनियर इक्वेशन एन, जैसे क्रैमर्स रूल जो है ना, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट है जो हम अभी पढ़ेंगे इसी में, डिटर्मिनेंट के में वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने का है। डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए, जैसे ये तो इवेल्युएट कर लिया इजीली, ये तो आसानी से यूज हो गया ना। लेकिन अगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड के टर्म में सारा है तो उसको हम इजीली ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसमें यूज करोगे प्रॉपर्टी। ठीक है, हम पढ़ेंगे, मैंने थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, बाकी टू दी पॉइंट जो आता है वही दिखाएंगे। लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए प्रॉपर्टी यूज किया गया है। ऐसे तो इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज किया, डायरेक्ट तुमने लिया 1 और इसको मल्टीप्लाइड कर दिया 5 इंटू 9 और 8 इंटू 6 से मल्टीप्लाइड किया। इसी तरह से -2 4 इंटू 9 और 7 इंटू 6 लिखा, और लिखा 3 इंटू 4 इंटू कितना है, ये 8 है, 8 4 जा, अच्छा पहले तो लिख रहा हूं 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, इस तरह से लिख लिया। प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया, डायरेक्ट सिंप्लीफाई मल्टीप्लाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया लिख दिया हमने, तो पाया कि रिजल्ट आ गया 0, है ना। चलो तो प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मैं भेज भी दूंगा तुम लोग को, ठीक है ना, केवल मेरा नाम लिखा रहा, नहीं तो कोई व्हाट्सएप देना है आपको, भेजूंगा उससे ले लेना अगर ऐसा दिक्कत हो। एक भेजा था वो तो आता नहीं, कहा गया तुम्हारा साथी जी, है स्कूल में है, उसके लिए थे, उसी को व्हाट्सएप पे मैं दे सकता था। चलो हम लोग अभी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी का नंबर से मतलब नहीं है, नंबर बुक्स का नंबर, मेरा नंबर डिफरेंट हो सकता है, होगा भी, बुक में नंबर देख के थोड़ी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि एक डिटर्मिनेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1, दिखाई दे रहा है C1 C2 C3, ज्यादा छोटा तो नहीं है, इसको बड़ा कर दो, कलर चेंज करो, व्हाइट रखता हूं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसकी वैल्यू है डल, डल मतलब कि कुछ वैल्यू है, जैसे कैसे आ रहा था -125, किसी का -85, 0, है ना, 10, इस तरह से आंसर कुछ आया इसका, इसका वैल्यू मान लेते हैं डेल आ गया। कहता है कि अगर फर्स्ट रो को सेकेंड रो पर लिख दो और सेकेंड रो को फर्स्ट में लिख दो, नहीं ठीक से दिखाया, R1 को R2 के प्लेस पे लिख दो, R2 को R1 के प्लेस पे लिख दो। जैसे मैं क्या बोला,
यहां पर नहीं, बराबर का साइन नहीं देना है। A1 R1 को R2 लिखा था, A1 A2 A3 यहां लिख दिया है ना। हमने क्या किया, सेकेंड प्लेस पर लिखा और R2 को ऊपर लिख दिया, B1 B2 B3। इसको कोई कुछ नहीं छेड़ा मैंने, हमने ऊपर नीचे लिख दिया। फर्स्ट रो को सेकंड के पास, सेकंड को फर्स्ट के पास। तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू अगर डेल है तो इसकी वैल्यू माइनस डेल हो जाएगा। जैसे पहले आंसर आया था 25, तो रो के फर्स्ट को सेकंड पर, सेकंड को फर्स्ट पर पहुंचा देंगे, तब अब आंसर आएगा -25। समझ में आया है ना। जैसे अभी मैंने लिखा था जिसका -85 आया था, बोलना तो क्या लिखा हुआ था, 13 2 5 4 1 6 3 2 2। इसका रिजल्ट आया था -85, लेकिन मैं इसी को लिख दूं 13 2 5 4 1 6 और 3 2 2, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, +85। या ऐसा करें, हमने रो को दिया ना, किसी भी कॉलम को, फर्स्ट को जरूरी नहीं है, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के पास लिख दो और थर्ड को सेकंड के पास लिख दो। जैसे मैं पहले यहां लिखता हूं, मैंने क्या बोला, इसका वैल्यू डेल है, मैंने बोला सेकंड रो, सेकंड नहीं, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड ये है। A1 B1 C1 को छोड़ दो, A2 B2 C2 को लास्ट में लिख दो, A2 B2 C2, और इसको लिख दो A3 B3 C3, तब भी वैल्यू इसकी माइनस डेल हो जाएगा। यहां देखते हैं, यही इसका वैल्यू आया था, नहीं इसका वैल्यू आया था -85, तो लो निकाल लिया है। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको यहां लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा यही पर बगल में दिखा रहा हूं, 13 4 3 को रहने दो, 2 1 2 को 2 1 2 लास्ट में लिख दो, और बीच में 5 6 2 लिख दो, तब इसकी वैल्यू +85 हो जाएगा, है ना। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि रो का इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया, समझ में आया। बुक्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुक लाते हो, दिखाना तो जरा, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, जरा मैं देखना चाहता हूँ, देना, डिटर्मिनेंट निकाल के दो, ऐसे मत दो। मिला, माइनस आगे लिखा है, माइनस इसमें लिखा हुआ है माइनस, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ इसमें, लिख लो प्रॉपर्टी, मैं जो लिखा रहा हूं देखे क्या बोल, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखा कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मैं भेज दूंगा, लिखा हुआ है मेरे पास, पहले समझ लो। यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो, किसी एक रो कॉलम का इंटरचेंज, इंटरचेंजिंग रो
फर्स्ट रो टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, या सेकंड रो को थर्ड में लिख दो, थर्ड को फर्स्ट सेकंड में लिख दो, या पहला रो को थर्ड में लिख दो, थर्ड वाले को पहला में लिख दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसी तरह कॉलम पर लागू होगा। लेकिन इसी का फर्दर, इसी में प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही डाल रहा हूं। R1 को लिख दो R2 के प्लेस पर, R2 को लिख दो R3 के प्लेस पर, तो R3 अपने आप R1 के प्लेस पर लिखा जाएगा। फिर से लिख रहा हूं, ये डिटरमिनेंट्स है दिया हुआ है ना। इसको मैंने लिखा, पहले इसको लिख देता हूं। A1 A2 A3 को कहां लिखेंगे? सेकंड पर A1 A2 A3 लिख दिया। सेकंड को कहां लिखोगे? थर्ड पे, थर्ड पे C1 C2 C3, और थर्ड वाले को, हाँ बी, अच्छा बी लिखना था, बी लिखना था। तुम कहां जा रहे हो? बी लिखना था ना, B1 B2 B3, और थर्ड वाले को कहां लिखना है? ऊपर। अब यहां पर पहला तो ये चेंज हुआ, माइनस डेल हो गया। अब ये भी चेंज हो गया, C1 ऊपर चला गया, B1 नीचे आ गया, तो फिर इसका निगेटिव हो गया। तो माइनस डेल का निगेटिव क्या होगा? डेल, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो गया, यानी कि नो चेंज। अगर R1 को R2 प्लेस पर, R2 को R3, R3 को R1 लिख दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो था वही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू -85 आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूं, इसको 13 to 5 416 322, मैंने इसको बीच में लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, और इसको ऊपर लिख दिया। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? पहले -85 आ रहा था, अब कितना आएगा? -85 ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2 बार चेंज हो गया ना, क्योंकि माइनस हुआ था, फिर दोबारा चेंज किया, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर? 2 बार चेंज हो गया, ठीक है। ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। हो गया? चेंज करें? नेक्स्ट, इसी को आगे ले जाते हैं सीधा। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, खुल जा सिम सिम, खुल गया, नहीं खुला। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जिसकी वैल्यू है डेल, मैं फिर से लिख दिया उसी को, डेल। अब क्या कह रहा है कि अगर रो को कॉलम में लिख दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, मतलब उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या किया हमने? इसको लिख दिया A1 A2 A3 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बना दिया। तो इंटरचेंज किसका हुआ? रो का कॉलम में या कॉलम का रो में, बात एक ही है।
रो को हमने कॉलम लिखा या कॉलम को रो लिखा, बात सेम है ना। तो डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले अगर 85 था अभी भी 85 रहेगा। कहने का सेंस ये है, जैसे जो एग्जांपल लिखा हुआ था यहां पर, जैसे इसकी वैल्यू आया कितना -85। अगर मैं 13 to 5 को ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, चल तो खुल जा सिम सिम, ठीक है। 13 to 5, 13 to 5, 4 1 6 3 2 2। मैंने क्या किया, रो को कॉलम में, तो इसकी वैल्यू -85 ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। जो जिसकी वैल्यू था कोई चेंज नहीं होगा। मैंने ऐसा अगर लिख दिया तो चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 2 था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखने पर कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो बोलता हूं उसको लिख लिया करो। इंटरचेंजिंग रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। पहले था वैल्यू डिटर्मिनेंट माइनस हो जाएगा, अब ये था नो चेंज, ये लिखना है। सेकेंड पार्ट, थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, जल्दी नहीं लेता ये। P3 बोल रहा है कोई एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे 0 0 0, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो जाए, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी एक रो या कॉलम, किसी एक रो या एक कॉलम, मान लेते हैं कि A1 A2 A3 0 0 0 B1 B2 B3 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। वन रो या वन कॉलम आर कंप्लीटली 0, लिख लो, वन रो या वन कॉलम आर कंप्लीटली 0, then value of determinant 0, value of determinant will be 0। क्लियर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, तब वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा सा नहीं। और प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ हो गया मालूम, एक केवल प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख देता हूं। टू रो या टू कॉलम आर आइडेंटिकल, लिखो, टू रो या टू कॉलम आर आइडेंटिकल, कोई दो रो कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, जैसे A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, पहला कॉलम दूसरा कॉलम एक ही है ना। या ABC 3 4 10 3 4 10, सेकेंड रो थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है। तो टू रो या टू कॉलम आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगा। अभी हमने 4
प्रॉपर्टी दिया P1 P2 P3 P4, पहला कॉलम टू रो दूसरा था ये कॉलम टू रो टू कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नो चेंज। पहला क्या था, फर्स्ट रो का चेंजिंग, इंटरचेंजिंग रो, फर्स्ट रो सेकंड पर, सेकंड रो फर्स्ट पर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी नेगेटिव। या कॉलम को या रो को चेंज करेंगे तो नेगेटिव होगा। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड में हम क्या दिखाए हैं, किसी एक रो या एक कॉलम कंप्लीट जीरो हो जाए तब डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। और फोर्थ क्या बताया, टू रो या टू कॉलम आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी कांस्टेंट, सॉरी विल बी जीरो, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? चार ही प्रॉपर्टी बताएं, बाकी कल।